প্রধানমন্ত্রী রাখা যায় সুন্দর। তুমি তো ফটো করে দেখতে পারবি মাকে, জয় মাতা দি দেখতে পারবো। এখান কাছ থেকে এসব functioning of functioning of public enterprise. What are the common defects? Problem क्या क्या है? Means what are the disadvantage? ठीक है, देखो questions बहुत तरह से घूम के आता है. Common defect, disadvantage, this type of questions. So don't get confused. तो पहला है inadequate return on capital and huge accumulated loss. What does it mean? Return on capital means as a part of a profit. Capital means the amount you have utilized in your business. ठीक है, and whatever you have expected, it is not up to the mark. Whatever the expectation you have kept, that this much amount I will invest in my business and I want this much of return, but it is not yet happened. So finally the business got a loss run. तो इनका जो ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस में है ना, इनको सबसे ज्यादा लॉस ना कैपिटल में ही के ऊपर होता है, कैपिटल के ऊपर ही होता है. कि आप अगर 1 लाख रुपया लगाते हो और आप चाहते हो कि उसका 2 लाख या 1,50,000 हो जाए, तो फिर नहीं हो पाता है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है. पब्लिक एंटरप्राइजेस में क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी इन इक्वल अमाउंट, द रेशियो मस्ट बी इन इक्वल. तो क्या होता है कि हमेशा ही ये देखा गया है कि इनएडिक्वेट रहता है कैपिटल, और रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो इनएडिक्वेट होता है. एंड accumulated loss means the amount you have been given in your business, the amount you utilized in your business, उसका रिकवरी नहीं हो पाता है. This is a big loss. उसके बाद problems in project executions. There is a big problem in project execution. It means that whenever you want to start a new business, आप अगर कुछ नया business start करना चाहते हो, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में. प्लान सब कोई कर लेता है, बट उस प्लान को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए जो एग्जीक्यूट करना होता है वो नहीं हो पाता है. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन पब्लिक एंटरप्राइज. Third one is unrealistic production schedules and excess capacity. जो प्रोडक्ट शेड्यूल तैयार करना है कि फॉर एग्जांपल ये डेडलाइन है, मुझे एक डेडलाइन में प्रोडक्शन हर हालत में लॉन्च करना है, तो वो डेडलाइन कभी कभी मिस हो जाता है. फॉर एग्जांपल ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, इसको फिल्म में अगर हम देख लेते हैं, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज में होता है जहां पर ऐसा बहुत सारे फिल्म हैं जो टाइम टू टाइम रिलीज नहीं हो पाया. बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं जो टाइम टू टाइम रिलीज नहीं हो पाता है. तो क्या होता है, प्रोड्यूसर्स का, फाइनेंसर को ले लीजिए, प्रोड्यूसर को ले लीजिए, उनको पूरी लॉस झेलना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस मींस टाइमली स्केड्यूल, अनरियलिस्टिक स्केड्यूल की वजह से. And excess capacity means what you are expecting about your business, more than that. ओके, तो ये फिर एक दिक्कत हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है ओवर कैपिटलाइजेशंस. कभी कभी क्या होता है, ओवर बजट हो जाता है. उसके बाद डिसप्रोपोर्शनेट ओवरहेड. डिसप्रोपोर्शनेट हेड्स का मतलब होता है द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वर्क. जो होता है ना, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आइडियाज लिया जाता है, यू नो व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, न्यूमरस आइडियाज लिया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ एनी बिजनेस, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है. बहुत सारा एग्जीक्यूट होता है, बहुत एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, और बहुत सारा फिर प्रोज एंड कॉन्स या बहुत सारा उसमें क्या होता है, मिसमैच हो जाता है, मैच नहीं हो पाता है, आइडियाज मैच नहीं हो रहा है. तो आइडियाज जब मैच नहीं होता है तो क्या होता है कि कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं या बिजनेस पे जो पैसा लगाए हैं वो फिर पीछे हट जाते हैं. ये प्रॉब्लम्स हो जाता है. ओवर स्टाफिंग, एक काम के लिए 10 स्टाफ यूटिलाइज करना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. लैक ऑफ प्रोग्रेसिव पर्सनल पॉलिसीज. बहुत सारे पॉलिसीज है, फिर वो पॉलिसीज में उस पॉलिसीज के हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है.
बिजनेस को उस पॉलिसीज के हिसाब से इंप्लीमेंट करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा है। प्रोग्रेसिव आप चेक नहीं कर पा रहे हो कि आपका बिजनेस का प्रोग्रेस क्या है। लेट मी चेक, वो चेक नहीं किया जा सकता इन द मिडिल। ठीक है, तो ये सारा कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम। प्राइस पॉलिसीज, ठीक है, ये तो सबसे बड़ा इशू है कि प्राइस क्या रखना है, उसका क्या पॉलिसीज है, उसका क्या नॉर्म्स है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच, प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है। वॉट एवर द बिजनेस इन पब्लिक एंटरप्राइज द पर्सन इज डूइंग, दे आर नॉट टेकिंग एनी प्रोफेशनल अप्रोच। होता है ना, बहुत सारे ऐसे फिल्म इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे ऐसे फिल्म है जिसको 2 महीने में खत्म हो गया होना चाहिए था, उसको 6 7 8 महीना 9 महीना चला जाता है। वाई? हीरो डेट्स नहीं दे रहा है, हीरोइन को कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर छुट्टी पे चला गया है, लॉट ऑफ इश्यूज आ गया। सो पब्लिक रिलेशनशिप्स में जो दिक्कतें होती है वो सबसे ज्यादा कैपिटल, न्यूमरस आइडियाज, उसके बाद आपका प्रोडक्ट शेड्यूलिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज ऑफ प्राइस एंड प्रोफेशनल अप्रोच। ये मेन कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से पब्लिक जो एंटरप्राइज का जो बिजनेस होता है, दे आर नॉट गॉन फॉर ए वेरी लॉन्ग रन। वो लॉन्ग रन में कभी नहीं जा पाते हैं। उनको शॉर्ट रन, शॉर्ट ड्यूरेशन में ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन जैसे वो जाते हैं उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में मोर पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस क्या है? न्यू इकोनॉमिक एनवायरमेंट, recent development have been taken in the environment of the business. Environment means all those factors which are external to the business. Environmental business or environmental economic environment means that the factors which are remain external for any business. For example, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी, कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एलपीजी पॉलिसी। मैम नेक्स्ट स्लाइड। New industrial policy. What are the new industrial policy? Government of India, due to economic crisis in the year 1991, introduced this policy. So, in which year this policy has introduced? This policy has introduced in the year 1991. So, what are the policies? Crisis factors: oil price hike due to Gulf War, disastrous balance payment, declining export and dwindling foreign remittance, rampant inflations, huge external loans from Indian Monetary Fund and World Bank. This was the new industrial policies and all. जैसे आपने सुने होंगे, इसका एक बहुत इजी एग्जांपल आप दे सकते हो, नीरव मोदी और विजय माल्या. Because of the loopholes in the business of industrial act or banking acts, they easily escaped from India by making a fraud of more than 900 crores of rupees from centralized bank, from Punjab National Bank, nationalized bank. Nirav Modi has more than 800 crores of fraud he has done in Indian banks, through Indian banks, because of the loopholes. ठीक है, जहां पर प्राइस हाइक होता है, बढ़ जाता है, ये जो बिजनेसमैन है ये तुरंत उस पर लोन ले लेते हैं. ठीक है, लोन लेने के बाद वो अपने आप को बैंकरप्ट घोषणा मतलब ये कर देते हैं. और बैंकरप्सी के लिए देश का ऐसा कोई कानून नहीं है जो इसको सजा दिलाए. They knows the trick very well that in our Indian means law system there is no such legal means law is there for the bankruptcy, and for this they make a plan. Both of them make a plan, and and suddenly they means they declare themselves as an insolvent. They will never ever going to repay the amount, and suddenly they eloped from India, vanished from India. आज तक उनको लाया नहीं जा पा रहा है, आज तक उनको लाया नहीं जा रहा. नीरव मोदी हुआ, विजय माल्या हुआ,
उनको लाया नहीं जा रहा। वहां कनाडा के पासपोर्ट या फिर कोई दूसरा कंट्रीज के, फ्रेंच या फ्रांस के पासपोर्ट पे वो वहां पर बैठे हैं, बिजनेस और कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में वो लाया नहीं जा सकता। ये है हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, जो कि उतना अच्छा, उतना कॉम्पैक्ट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड जो होते हैं वो इस चीज को फायदा लेके निकल जाते हैं। व्हाट आर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, कहां क्या इसका इंप्लीमेंट हुआ है? ऑयल प्राइस हाइक ड्यू टू गल्फ वॉर, गल्फ वॉर की वजह से ऑयल प्राइस हाइक हो जाना। Disastrous balance payment, as I have told you the examples of few businessmen who has means cheated our Indian government and our Indian banks because of this disastrous balance payments. Okay, and a declining export and dwindling foreign remittances, एक्सपोर्ट को डिक्लाइन कर देना और इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन गुड्स उनको एक्सेप्ट करना। दिस वाज द इंडस्ट्रियल law that has been prepared in the year 1991, and in 1991 Congress was in the act. So many changes, lot of changes they have made in industrial law just to keep themselves in a position of millionaire. आप कांग्रेस के जमाने में देखिएगा सबसे ज्यादा मिलेनियर्स, फोर्ब्स विजडम 2020 में सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन हमारे इंडिया में से है, हमारे इंडियन में से है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। देन डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट, अच्छा ये तो हो गया। रैम्पेंट इन्फ्लेशन रेट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, dwindling of payment, not clearing the payments, high price hike, ट्रांसपोर्टेशंस, rise in the price of transportations, इन्फ्लेशन रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज फर्ज कीजिए, व्हाट इज द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ डेली गुड्स दैट वी आर परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट? हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? व्हाट इज द प्राइस ऑफ राइस दैट वी आर कंज्यूमिंग एवरी डे? It's nearly 50-55 rupees to 60 rupees, 70 rupees per kilo. So will it be possible for our middle class families to stay in this country with this minimum amount, with the meager income? It is not possible. For 15,000 or say about 17,000, 15,000 salary per month, is it possible to survive nowadays? Such inflation rate is there, where the inflation rate is high. What is the value of 1 lakh rupees? Can you ever imagine? Can you ever? कितना मतलब इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है कि 1 लाख रुपया का कोई अभी वैल्यू नहीं है, धीरे धीरे वैल्यू गिर रहा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ह्यूज एक्सटर्नल लोन, हमारे इंडियन मॉनेटरी फंड सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिस्टम या फिर WW वर्ल्ड बैंक से कितने सारे लोन लिया गया है। एक एक इंसान, इस भारतवर्ष के एक एक इंसानों पर लाखों रुपया का लोन है। कैन यू इमेजिन ऑफ दैट? आप कभी सोच के देखे हो एक एक भारतीय पर, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो जूता सिलाई करने वाला हो, हर एक के ऊपर करीब करीब लाखों रुपया का लोन पड़ा हुआ है। अदरवाइज अगर ये लाख रुपया हम चुका नहीं पाएंगे तो फिर वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से फिर हमें कोई लोन नहीं मिलेगा। जैसे अभी पाकिस्तान की हालत है, आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान का हालत क्या है। वर्ल्ड बैंक से उनको मतलब क्या बोलूं, उसको डिबार्ट कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। अब कोई लोन उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ना अमेरिकास, ना चाइनास, ना फ्रेंच, ना जापान, कोई ना कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको हाथ नहीं बढ़ा रहा है। वो एकदम अकेले पड़ गए हैं। सऊदी अरब कंट्रीज में गए थे, कुछ कुछ सऊदी अरब कंट्रीज है जो कि उनको मदद कर रहा है, लेकिन वो मदद फायदेमंद नहीं है ना, वो मदद फायदेमंद नहीं है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो बनाया गया था 1991 में, वो इसलिए बनाया गया था कि इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करें और हमारे इंडियंस को और उनके मॉनेटरी फंड्स को, इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा मजबूत करें। बट आफ्टर ऑल कुछ हद तक चलने के बाद आप देखिए घुमा फिरा के वहीं आ गया है। मोदी जी जैसे गवर्नमेंट ने कहा था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्सनल पॉलिटिक्स पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ने कहा था कि दिवाली के बाद
आपका हर एक सामान का दाम आपका घट जाएगा। अब आप बताइए कितना घटा है, कितना घटा है? जैसा का तैसा ही है। There is no any changes in the price of any good. That is why the inflation rate is very very high. So this is the Indian industrial policies 1991. Next slide. Are you understand? Do you understand? यस सर। एक बार ना ये सब थोड़ा सा देख लेना, आपके लिए इजी रहेगा। फीचर्स ऑफ एनआईपी 1991। एनआईपी का मतलब होता है ड्यूरिंग द फीचर्स ऑफ एनआईपी इंडियन इंडस्ट्रियल कुछ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, आई थिंक दैट इज कॉल्ड एनआईपी। तो फीचर्स ऑफ एनआईपी इन 1991, डूइंग अवे फॉर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, ये है फीचर्स। पहला है डिमिनिशिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये दूसरा है इंसेंटिव एंड कंसेशनल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दिस द थर्ड वन, एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स ऑफ MRIP, मॉनिटरी रिटर्न फंड्स, कुछ ऐसा है एक्ट। दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ NIP इन 1991। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें समझाना कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यू नीड टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स। Okay, and next slide. रिफॉर्म ऑफ 1991। अब थोड़ा सा हिस्ट्री इसको पढ़ना पड़ेगा। नीड टू रीड डाउन द हिस्ट्री। इसका रिफॉर्मेशन कैसा हुआ था? ट्रेड एंड कैपिटल, डिवैल्यूएशंस ऑफ इंडियन सर्विस सेक्टर, डिलिंकिंग टेक्नोलॉजीज, ट्रांसफर, टैरिफ, liberalization for export, no quantitative restrictions for imports, providing variety of export promotion measures, industrial deregulation license act. These are the reform of NIP 1991. These are the reformations of trade and capital reform. जो ट्रेड एंड कैपिटल में रिफॉर्मेशन चाहे थे, उनका ये चेंजेस हुआ था। डिलिंकिंग टेक्नोलॉजीज, ट्रांसफर टू आपका इंपोर्ट्स, प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, इंडस्ट्रियल डीरेगुलराइजेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। इसका क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग पब्लिक enterprises, partial disinvestment, promoting interest of workers through special fund called National Renewal Fund. This is called the public sector reform. Restructuring public enterprises, public enterprises को restructure करना, partial disinvestment, यहाँ पर disinvestment भी होता है, partial investment, partial disinvestment होता है, promoting interest of workers through special fund called National Renewal Fund. कुछ एम्प्लॉइज जो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके बदौलत इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ वेलफेयर्स का बंदोबस्त करना, कुछ फंड्स इकट्ठा करना, ताकि पब्लिक सेक्टर जो रिफॉर्म है वो और ज्यादा से ज्यादा एनरिच हो। दिस इज द रिफॉर्म ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1991। नेक्स्ट स्लाइड मैम। फिनेंशियल स्ट्रक्चर रिफॉर्म, इट इज ऑफ टू फॉर्म। फिनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है उसका दो फैक्टर होता है। पहला है बैंकिंग सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर तो आपको मालूम है, जो रेगुलराइज करते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश रिड्यूस गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग टू 33%, increased bank autonomy, allowed international acceptable norms, और इंश्योरेंस सेक्टर इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी बॉडी IRDA, इंडस्ट्रियल रेगुलर बॉडी। ये आपको क्वेश्चंस आ सकता है मल्टीपल चॉइस में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक व्हिच लुक्स आफ्टर रेगुलेटरी फॉर्म्स रेगुलेटरी बैंकिंग सेक्टर। सो योर आंसर विल बी SEBI, Security Exchange Board of India. Next step, what is the international accept norms of insurance sector?
So it is introduced in the year 1990. IRDA. It has been developed by in the introduced regulatory body IRDA. इनको रेगुलराइज करते हैं. जो भी कानून बनता है, बिगड़ता है या फिर मिटता है, वो IRDA की वजह से बनता है. Especially I am talking about the railways. I am not talking outside the railways. I am talking only about the railways. Okay, it has been regulatory by regulatory bodies. Okay, 33% जिसका शेयर होल्डर रहता है. आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक में जाइए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हुआ, IDBI बैंक्स हुआ, इनका कंट्रीब्यूशन 33% रहता है. गवर्नमेंट का 30% या 33% रहता है. रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो आपका पब्लिक होता है. So this is the reformation of financial sector. Remember always, financial sector reforms under two categories. Number one is banking sector. Number two is insurance sector. Banking sector को जो रेगुलराइज करता है उनका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और इंश्योरेंस को जो रेगुलेटरी करता है उनका बॉडी का नाम है IRDA. ओके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, D for stand for कुछ है ऐसा, एसोसिएशंस, A for associations. ओके, नेक्स्ट स्लाइड मैम. What is LPG policy? LPL stand for liberalizations, P stand for privatizations and G stand for globalizations. LPG में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये मत लिख के आ जाना. Liberalizations, privatizations and globalizations. ये है LPG का फुल फॉर्म. It is one type of acronyms. Okay, short form. What is liberalization? Reducing the role of regulations of government on industries by eliminating license procedure. हर एक जगह गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. हर एक अगर गवर्नमेंट सेक्टर अपने आप को अपना ले तो फिर सब तो मतलब ये हो जाएगा. इसके लिए क्या होता है, लाइसेंस दे दिया जाता है. लाइसेंस, ठीक है. जैसे बैंक्स जो होता है, बैंक्स एक रेगुलेटरी बॉडी है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट इसको ऑब्जर्व करती है. लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर में जितने भी बैंक्स है, इनको सिर्फ लाइसेंस दिया गया है, इसको अंडर में नहीं लिया गया है ना. दे आर प्रोवाइडिंग द लाइसेंस. Okay, then privatization includes private ownership in the state owned by enterprise with a strategy to reduce the role of government in a business. बहुत सारा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इनिशिएटिव रहता है, बहुत सारे बिजनेस में इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है गवर्नमेंट का. इसलिए यहां पर भी सेम काम है. प्राइवेट ओनरशिप्स और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के माध्यम से उनको लाइसेंस दिया जाता है. ओके, दे आर प्रोवाइडिंग यू द लाइसेंस नंबर. जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है. अब गाड़ी हर एक अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कर ले तो फिर गवर्नमेंट ही उसका तेल वगैरह मेंटेनेंस वगैरह खर्चा देगा. इसलिए क्या करते हैं, लाइसेंस क्रिएट किया जाता है. जिस स्टेट में आप रहते हो, जिस स्टेट में आप गाड़ी चलाते हो, उसका रोड टैक्स, रोड परमिट, उसका लाइसेंस जो भी है वो गवर्नमेंट के अंदर में आएगा. ठीक है, दिस इज द वे. नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विथ वर्ल्ड्स इकोनॉमी विथ अ व्यू टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड इंप्रूव बिजनेस क्लाइमेट. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंडिया से निकल के बाहर तक पहुंचाना, इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबलाइज करना. आपका बिजनेस जितना बड़ा होगा, जितना एरियाज में लेके बड़े होंगे, जितने अदर स्टेट में लेंगे, इकोनॉमिकली आप खुद को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. नॉट ओनली इकोनॉमिक बट यू आर ऑल्सो मेकिंग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर आवर इंडियन ऑल्सो. ठीक है, व्हाई इट इज जस्ट टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर एंड इंप्रूव द बिजनेस क्लाइमेट. ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करना और बिजनेस को और सर्कुलेट करना और आगे ले जाना. दिस इज द वर्क ऑफ LPG पॉलिसी. लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस. नेक्स्ट स्लाइड. खत्म हो गया क्या मैम? लास्ट लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेट. आयोनी से तुम लोग का एग्जाम हो गया है क्या? यस सर. टेस्ट कब देना है? जब भी ले लीजिए सर.